Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड की 4th क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम अपना प्रीवियस टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, अपने आगे फंक्शंस कंटिन्यू करेंगे और इवन आज कोशिश करेंगे कि हम अपने आज कुछ मेन कंसेप्ट्स को इजीली समझ सके। ठीक है, और उन्हें इजीली जल्दी समझ ले। जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा सोचे, अगर आपने पिछली क्लास लगाई होगी तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन तक अपना चैप्टर कर लिया हुआ है। ठीक है, यानी हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड की क्लास नंबर 3 तक हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी उसी के आगे कॉन्टिन्यूशन में होगी। आज की क्लास हमारी शुरू होगी टॉपिक मार्केट डिमांड फंक्शंस। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे अपना मार्केट डिमांड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है? हमने जब थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ी थी तो हमने देखा था थ्योरी ऑफ डिमांड दो हिस्सों में बांटी हुई थी। एक थी इंडिविजुअल की स्टडी और एक थी मार्केट की स्टडी। ठीक है, हमने देखा था कि इंडिविजुअल की स्टडी का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर या एक बायर की स्टडी की जाए। ठीक है, और मार्केट की स्टडी का मतलब होता है जब आप एक होल मार्केट की बात करो। यही इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। इन दोनों के फिर हमने स्केड्यूल समझे क्या होते हैं, फिर हमने इन दोनों की कर्व्स देखे। ठीक है, फिर हमने देखे डिमांड फंक्शंस। डिमांड फंक्शंस क्या थे? डिमांड फंक्शंस मतलब वो चीजें यानी वो डिटर्मिनेंट्स जो आपके डिमांड पे फर्क डालती हैं, यानी वो चीजें जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी डिमांड करते हो। ठीक है, यानी जिसको आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जिसको आप देखते हो, जिसको आप सोचते हो, फिर उसके बाद आपकी डिमांड बनती है, उसको हम कहते हैं फंक्शंस। डिमांड के फंक्शंस या डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। वैसे ही हम अपने इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट्स कर चुके हैं। ठीक है, हम अपने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 डिमांड फंक्शंस पढ़े थे। वो क्या थे? वो ये थे कि एक इंडिविजुअल के डिमांड पे 5 चीजें असर डालती है। पहला होता है प्राइस ऑफ ओन गुड, यानी वो जो कमोडिटी खरीदने जा रहा है उसका प्राइस। दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब होता है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों गुड्स को देख के चले। ठीक है, यानी आप दोनों गुड्स को देखो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और अपने कॉम्प्लीमेंट गुड्स, यानी आपके जो गुड्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी चाय की जगह कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्री मीन जो एक दूसरे के साथ चल के डिमांड पूरी करते हैं। ठीक है ना, कि रिलेटेड गुड्स भी उसकी डिमांड पे फर्क डालते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की इनकम उसके डिमांड पे कैसे फर्क डालती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वाज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर के टेस्ट एंड उसके प्रेफरेंसेस कैसे फर्क डालते हैं उसकी डिमांड पे। एंड लास्ट वाज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि फ्यूचर में, ठीक है, यानी वो कंज्यूमर फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट पे कैसे डिमांड कर रहा है, वो किस चीज के कारण होती है, वो उस पर फर्क डालती है एक्सपेक्टेशंस, कि आप फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंट डिमांड होती है। ठीक है, ये तो 5 थे इंडिविजुअल के डिमांड फंक्शंस। अब है मार्केट के डिमांड फंक्शंस। चलिए देखते हैं मार्केट के डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन shows how market demands for a commodity। वो कहता मार्केट डिमांड फंक्शन ये बताता है कि मार्केट एक कमोडिटी को कैसे डिमांड करती है, कि मार्केट कैसे उस कमोडिटी के लिए अपनी डिमांड उठाती है, उस पर क्या फर्क डालते हैं, यानी वो डिटर्मिनेंट्स जो पूरी मार्केट पे फर्क डालते हैं, जो पूरी मार्केट की डिमांड पे असर डाले, उसे कहते हैं मार्केट डिमांड फंक्शंस। ठीक है, or total demand for a commodity in the market is related to its various determinants, or it shows the relationship between market demand of a commodity and its various determinants। वही मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन हमें ये बताता है हमारे डिमांड और डिमांड पे जो असर डालते हैं फंक्शंस, उनके बीच का रिलेशन, ये हमें बताता है डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन कि ये कुछ जरूरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है।
MKTDX स्टैंड्स फॉर मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी X, ठीक है। F मीन्स फंक्शन, यानी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि मार्केट डिमांड फंक्शन को क्या चीजें असर डालती हैं। पहला है PX, PX तो हमें याद ही हो गया है कि PX का मतलब ओन प्राइस, यानी कमोडिटी के खुद का प्राइस क्या है, ठीक है ना। कमोडिटी के खुद के प्राइस को कहते हैं PX, ठीक है। देन इज P इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड गुड्स हमने पढ़े थे, ठीक है ना, अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनका प्राइस भी मार्केट में असर डालता है, ठीक है। इंडिविजुअल में डाल रहा है तो मार्केट पे भी डालेगा, ठीक है। देन इज वाई तो यूनिवर्सल है, वाई तो हमें क्लियर हो गया, वाई मीन्स इनकम, वाई यूनिवर्सल है और हम कह सकते हैं सबसे एक मेजर फैक्टर भी है। इनकम एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारी डिमांड पे चाहते हुए ना चाहते हुए हमेशा असर डालता ही डालता है, ठीक है ना, क्योंकि इनकम लेवल सबसे मेजर कंपोनेंट होता है। देन इज टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, यानी एक कंज्यूमर की या मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं उन सब की टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसी है वो भी असर डालती है मार्केट डिमांड फंक्शन पर, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देन इज एन स्टैंड फॉर पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बायर्स। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आप कंपेयर करो इंडिविजुअल को मार्केट के साथ तो आप देखेंगे इंडिविजुअल और मार्केट में बस ये दो फैक्टर्स का डिफरेंस है, एन एंड वाई डी। एन और वाई डी इंडिविजुअल में नहीं था, ये मार्केट में है। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो हमने लिया, यानी नंबर ऑफ बायर्स, कि आप कितने बायर्स को लेके चल रहे हो या कितनी पॉपुलेशन का डाटा लेके चल रहे हो, वो भी असर डालती है डिमांड पे, ठीक है, कि कितने लोग उस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, कितना डिमांड आप लेके चल रहे हो, वो उसका आता है फंक्शन एन में, दैट इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। वाई डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब, अब जैसे हम पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं, अब जरूरी थोड़ी है कि मार्केट में जितने बायर्स है सबका सेम लेवल ऑफ इनकम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए इनकम लेवल का एवरेज देख के ये काम किया जाता है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की देखी जाती है कैसी है, यानी मार्केट में किस तरीके से इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस पे क्या फर्क डाल रहा है, ये असर डालता है मार्केट पे, ठीक है। मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में सिर्फ दो ही चीजों का फर्क है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में वो दो चीजें नहीं है, मार्केट डिमांड में वो है। पहली है नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ बायर्स, एंड सेकेंड वन इज वाईडी। वाईडी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम किस हिसाब से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है। यही सिर्फ फर्क डालता है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन पे। बाकी तो हमने पढ़ा है कि PX क्या होता है, PR क्या होता है, Y क्या होता है, T क्या होता है और E क्या होता है, ये तो हमें क्लियर है ये क्या होता है ना। आज मेजर हमारा है इसमें जरूरी N और YD, क्योंकि वो हमने इंडिविजुअल में नहीं पढ़ा हो। N और YD एक न्यू कंसेप्ट है, इसीलिए वो समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। PX, PR, Y, T, E have already been discussed in the case of individual demand function, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। अब बचे फैक्टर्स कौन से, N एंड YD। N और YD को समझते हैं। पहला है N, N stands for population size या नंबर ऑफ बायर्स, यानी आपके बायर्स है कितने, ठीक है। डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन। कहते हैं पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी डिमांड उतनी बढ़ेगी, पॉपुलेशन जितनी कम होगी डिमांड उतनी कम होगी। ये तो फैक्ट है, ये तो लॉजिकल बात है ना। कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ोगे, यानी जितने ज्यादा कंज्यूमर साथ में जोड़ोगे, उतनी ज्यादा डिमांड इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब ज्यादा लोग ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे, है ना। और जितनी पॉपुलेशन आप कम करोगे, यानी जितने कंज्यूमर्स कम करोगे, उससे क्या होगा, उससे आपकी डिमांड भी कम होगी, ठीक है ना। This is because with the increase or decrease in population size, the number of buyers of the product tends to increase or decrease. कहते हैं ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, वो कमोडिटी खरीदने वाले लोग भी इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, जिसके कारण डिमांड पे असर पड़ेगा, ठीक है ना।
For example, composition of population also affects demand. If composition of population changes, example, female population increases, demand for goods meant for female go up. Composition का मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि कहता अगर पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जब आप मेल फीमेल चाइल्ड सबको लेके ग्रुप लेके उसको स्टडी करें, उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। वो कहते हैं अब सपोज कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल कि पहले हम 100 लोगों का डाटा लेके चल रहे थे जिसमें से 50 गर्ल्स थी और 50 बॉयज थे, ठीक है, इनका डाटा लेके चल रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, इस कॉम्पोजिशन को चेंज कर लिया, अब 90 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं। 90 गर्ल्स और 10 बॉयज से क्या हुआ, अब गर्ल्स का जो जरूरी चीजें होंगी या गर्ल्स की जो प्रेफरेबल चीजें होंगी उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, और बॉयज की क्योंकि पॉपुलेशन कम हो गई इसलिए उनकी जो नेसेसिटीज होंगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने कॉम्पोजिशन चेंज की है अपनी पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन में जब आप एक जेंडर को स्पेसिफाई करो या एक जेंडर को मेजॉरिटी में रखोगे तो उस जेंडर की डिमांड, उस जेंडर की नेसेसिटी बहुत इंक्रीज कर जाएगी एंड दूसरे की डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि पॉपुलेशन कैसे असर डालती है। देन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फर्क डालता है। ठीक है, market demand is also influenced by change in the distribution of income in the society. If income is equitably distributed, there will be more demand. If income is not equally distributed, there will be less demand. कहते हैं मार्केट पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बहुत असर डालती है। कहते हैं अब सपोज 10 लोगों की आप एक सर्वे लेके चल रहे हो, अब 10 लोगों की सपोज सेम इनकम लेवल है तो डिमांड इंक्रीज करेगी ना, यानी अगर कोई चीज महंगी भी है तो सबकी सेम इनकम लेवल होने के कारण सब वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में अनइवन डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 10 लोगों का आपने सर्वे किया जिसमें से 10 के 10 लोगों की लेट्स सपोज इनकम लेवल इज 10,000, ठीक है, और एक कमोडिटी है एक्स जिसका प्राइस है लेट्स से इसका प्राइस है 3,000 रुपीज। ठीक है, अब उसका प्राइस 3,000 होने से क्या हुआ, 10 लोगों की इनकम कांस्टेंट है 10,000, 10 के 10 की 10,000 है, यानी वो 10 के 10 लोग ये एक्स कमोडिटी 3,000 की अफोर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक्स का प्राइस राइज कर जाएगा। ठीक है ना, दूसरी तरफ अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दैट मीन्स 10 लोगों का ही सर्वे लेके चल रहे हैं, लेकिन कहते हैं 3 लोग जो हैं वो लेट्स से 3,000 कमा रहे हैं, 2 लोग कहते हैं कि 5,000 कमा रहे हैं और 5 लोग 10,000 कमा रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या ये सारे के सारे लोग एक्स कमोडिटी अफोर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जिन 3 लोगों का इनकम लेवल ही 3,000 है वो पूरा का पूरा इनकम एक कमोडिटी को लेने में तो नहीं स्पेंड करने वाले, ऑब्वियसली, है ना। और जिनका 5,000 इनकम लेवल है वो भी अपने माइंड उनका शिफ्ट करेगा, डेविएट होगा, वो भी लेने से पहले सोचेंगे क्योंकि जो उनका इनकम लेवल है उसके कंपैरेटिव जो प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसी कारण क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, पहले 10 के 10 वो चीज डिमांड कर रहे थे, यानी 10 यूनिट्स बेचे जा रहे थे। अब एक इनकम लेवल अनइक्वल है, इससे क्या होगा, इससे 10 लोग तो बिल्कुल नहीं है बाय करने वाले, 5 तो डेफिनेटली करेंगे, इसमें से लेट्स से एक बंदा सिर्फ अफोर्ड कर लेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 10 लोग वो चीज बाय कर रहे थे क्योंकि इनकम लेवल सेम था, इसलिए उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी। अब यहाँ पे सिर्फ 6 ही लोग डिमांड कर पा रहे हैं, सिर्फ 6 ही लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, यानी क्या हुआ, अनइक्वल इनकम लेवल होने से डिमांड डिक्रीज कर गई। डिक्रीज क्यों कर गई, क्योंकि अनइक्वल इनकम लेवल है। अब जो अफोर्ड कर ही नहीं सकता बंदा उसको कैसे खरीदेगा, उसकी डिमांड उस प्रोडक्ट की तरफ आएगी ही नहीं। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड इंक्रीज करेगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सब लोग सेम आइटम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है।
एग्जाम्पल देखते हैं इसके साथ में. In a later case, more income will concentrate with the rich. Larger sector of the society will be poor, and because of its low income, market demand will also be low. आप प्रेजेंट लाइफ एग्जाम्पल लेके ही चल लो. आप लेट से इंडिया लेके ही चल लेते. क्या इंडिया में मेजॉरिटी अमीरों की है या मिडिल क्लास की है? ऑब्वियसली मिडिल क्लास की मेजॉरिटी है, रिच सेक्शन की मेजॉरिटी नहीं है अभी भी. ठीक है, इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी इज पुअर सेक्शन और मिडिल क्लास सेक्शन. ठीक है, इस कारण क्या होता है, इस कारण इनकम लेवल इतना अनइक्वल होने के कारण क्या है, उस कमोडिटी की डिमांड नहीं बढ़ेगी. ठीक है, क्योंकि इनकम लेवल अगर राइज करेगा तो वो मोस्टली रिच का राइज करेगा और वो रिच पे ज्यादा असर डालेगा, वो लोग ज्यादा डिमांड कर पाएंगे. लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी मिडिल क्लास और लोअर सेक्शन की है, इस कारण क्या होगा, डिमांड कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी जब तक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ. मार्केट डिमांड फंक्शन के दो अलग फंक्शंस जो हमने इंडिविजुअल में नहीं पढ़े थे, कि पॉपुलेशन और साथ में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे असर डालती है डिमांड पर. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लॉ ऑफ डिमांड. कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things being equal, quantity demanded increase with a decrease in own price of a commodity and vice versa. ये तो हमने पढ़ लिया है, ये हमें बहुत बड़ी रिवाइज हो गया, लेकिन दोबारा समझ लेते हैं. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कमोडिटी का प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, दैट मीन्स अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई तो प्राइस डिक्रीज होगा. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि कमोडिटी के अपने प्राइस और साथ में उसकी क्वांटिटी हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं, हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप में होते हैं. ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस. ठीक है, वो कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होता है कमोडिटी के प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में. ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. The term other things being equal implies that all other determinants of demand other than own price of the commodity remain constant. इसमें ये अज्यूम करके चला जाता है कि अभी हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं, तो अज्यूम्ड दैट बाकी फंक्शंस या बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है अज्यूम करके कि बाकी चीजें कांस्टेंट है, उसके अलावा प्राइस जब जब बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी एंड वाइस वर्सा सिचुएशन आएगी. ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ये तो हमने समझ लिया कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू इसको और समझ लेते हैं, है ना. लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल. ये मैंने आपके लिए एक डिमांड शेड्यूल बनाया है. ठीक है, ये है प्राइस. ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो मैंने रुपीज में लिया है कि पहले 10 रुपीज था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ. क्यू एक्स का मतलब क्वांटिटी. ठीक है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ एक्स की यूनिट क्या है. अब देखिए, जब x का प्राइस 10 रुपीज था तो क्वांटिटी वॉज 100. प्राइस जैसे ही डिक्रीज हुआ, 9 रुपीज हुआ, कमोडिटी इंक्रीज कर गई, यानी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर गई है, यानी वो 100 से अब कितनी बाय हो रही है, 150. और जब फाइनली और लो हुआ और वो 8 रुपीज पे पहुंच गया, यानी एक्स कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज से 8 रुपीज हो गया. तो ध्यान से देखिए, यहाँ यूनिट्स में क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 100 से सीधा हो गई 200. दैट मीन्स प्राइस जैसे डिक्रीज किया, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर गई. ये शो करता है कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, द शेड्यूल शोज दैट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150 units when own price of a commodity reduces from ₹10 to ₹9 per unit.
Likewise, quantity demanded increase from 150 to 200 units when own price of a commodity reduced from ₹9 to ₹8 per unit. तो यही कह रहा है कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस लो गया वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती गई, ठीक है ना। इसी का एक हमने, जैसे हम हर चीज के कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वैसे इसका भी मैंने ग्राफ बनाया है। हमारे y एक्सिस पे है प्राइस और हमारे x एक्सिस पे है क्वांटिटी, ठीक है। इनिशियली पहले जब हम बात कर रहे थे, पहले मैं p प्राइस पे यानी इतना प्राइस था और मैं q अमाउंट की कमोडिटी बाय कर रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जो प्राइस है वो डिक्रीज कर गया, वो p से p1 हो गया। तो P1 होने से क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ। मैंने सोचा प्राइस डिक्रीज हो गया, मैं ऐसा करती हूँ क्वांटिटी ज्यादा ले लेती हूँ। तो प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। पहले मैं Q क्वांटिटी बाय कर रही थी, लेकिन अब मैं Q1 क्वांटिटी बाय कर रही हूँ, ठीक है। डिमांड कर्व D shows that demand of commodity X extends from OQ to OQ1 when its price falls from OP to OP1। वो यही कह रहा है कि जब OP यानी इतना प्राइस था तो वो सिर्फ इतनी क्वांटिटी बाय कर पा रहा था, ठीक है। फिर जब वो प्राइस OP की जगह OP1 हुआ यानी प्राइस डिक्रीज कर गया, तो आप देख सकते हैं OQ की जगह OQ1 हो गया, यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना। आई होप ये समझ लगी। In fact, downward slope of demand curve itself is an expression of a law of demand. हमने पढ़ा था डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व यही शो करता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो किया गया है। दैट मीन्स कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा सिचुएशन चलेगी। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, वो यही शो करेगा कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे शो हो रहा है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं कुछ अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस क्या होती है। अब इकोनॉमिक्स है, हमने शुरू में ही देखा है इकोनॉमिक्स बिना अजम्पशंस के तो हो नहीं सकती, अजम्पशंस तो बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स में, है ना। तो इसमें भी कुछ अजम्पशंस है। अब लॉ ऑफ डिमांड पढ़े तो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस भी पढ़नी पड़ेंगे, है ना। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड्स व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम। Here other thing refers to other factors other than own price of a commodity. Thus other things remaining constants means that यहाँ पे हमने बार बार पढ़ा है डेफिनेशन में, बार बार डेफिनेशन में वर्ड आ रहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बार बार ये वर्ड यूज हुआ है ना कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब बात आई अदर थिंग्स, कौन सी अदर थिंग्स, है ना, कि क्या अदर थिंग्स कांस्टेंट है। ये तो समझ लगे कि प्राइस कांस्टेंट नहीं है, अदर थिंग्स कॉमन है। अब वो अदर थिंग्स है क्या, वो अदर थिंग्स है, पहली है टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर की, वो मानी जाती है कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा, उसके इनकम में कोई चेंज नहीं है, इनकम भी कांस्टेंट है, ठीक है। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का हमारा सिंबल था टी, इनकम का हमारा सिंबल था वाई, यानी टी भी कांस्टेंट वाई भी कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डज नॉट चेंज, यानी वो कह रहा है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी कांस्टेंट है, ठीक है, कि रिलेटेड गुड के प्राइस भी चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर यानी कंज्यूमर आने वाले फ्यूचर में कमोडिटी के ज्यादा चेंजेस नहीं देख रहे। ये कौन सा फैक्टर था जिसमें हम फ्यूचर देख के कमोडिटी के बारे में पता करते थे, या जो हमारी डिमांड पे फ्यूचर से रिलेटेड असर डालता था। दैट वाज ई वाज एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये चार कंपोनेंट्स यानी हमारा वाई, टी, पी आर एंड ई, ये चार कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट लेके चले जाते हैं। इसके अलावा बचा गया सिर्फ प्राइस ऑफ ओन गुड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अगर एरिया में देखें, अगर इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से देखें, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के एस्पेक्ट से देखें, तो सिर्फ एक चीज उसके लिए रह जाती है, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। और मार्केट फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन चीजें रह जाती हैं। पहली इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरी इज पॉपुलेशन
ठीक है ना, कि बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हुई है या अनइक्वली हुई। ठीक है, इनके अलावा रेस्ट ये 4 सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। इसीलिए अब आगे कोई भी वर्ड आए ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सिंपली समझ आना अदर थिंग्स मीन्स ये 4 चीजें, यानी इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड एक्सपेक्टेशन, ये चारों चीजें कांस्टेंट हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आगे चलें। आगे नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, और व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमें पता है डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों करती है, लेकिन ये तो थोड़ा क्वेश्चन है कि क्यों प्राइस फॉल होने से डिमांड बढ़ती है। ठीक है, क्यों हम ज्यादा चीजें खरीदते हैं जब डिमांड कम होती है, देखते हैं। Downward slope of demand curves indicates that more is purchased in response to fall in price. Downward sloping demand curve ये शो करता है कि प्राइस के गिरने से हमने चीजें ज्यादा बाय की हैं। ठीक है, thus there is an inverse relationship between own price of a commodity and its quantity demanded. कहता है इसीलिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, This may be explained in terms of the following factors. अब इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो कैसे समझे, वो नीचे जो फैक्टर्स हमें दिए इनके थ्रू समझते हैं कि क्यों वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, सॉरी पिछले से पिछला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है जो ये कहता है कि अगर हम कोई एक ही कमोडिटी, सेम कमोडिटी की कॉन्टिन्यूशन में सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हम एक ही चीज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चॉकलेट, अगर एक ही चीज आप बार बार खा रहे हो, मतलब पहले एक खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, फिर जब 4th वन खाने जाओगे ना तो आपको बहुत थोड़ा अनईजी फील होगा, आपका मन भर जाएगा ना, लाइक बस और चॉकलेट्स नहीं मैं खा सकता। इसके कारण क्या होगी, इसके कारण जितनी सेटिस्फैक्शन आपको फर्स्ट चॉकलेट दे रही थी उतनी 4th नहीं दे सकती। इस कारण क्या होता है, इस कारण लॉ बना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एक सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी अगर कंज्यूम करोगे तो उसके साथ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मीन्स हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing, यानी marginal utility क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है ना, accordingly for every additional unit to be purchased the consumer is willing to pay less and less price। कहता इसीलिए क्योंकि सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करती जाएगी तो ऑब्वियसली कंज्यूमर सेम प्राइस तो देगा नहीं। अब सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं मिल रही तो वो सेम प्राइस क्यों देगा, है ना। इसीलिए क्या होगा, अगर उसको सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं मिलेगी तो वो प्राइस भी कम देना शुरू हो जाएगा और क्वांटिटी भी कम बाय करेगा। इसी कारण क्या हुआ, प्राइस वो कम दे रहा है क्योंकि उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल अब उतनी नहीं है। ठीक है, इनकम इफेक्ट, इनकम का क्या इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड when real income of the buyer changes owing to change in the price of a commodity। कहते इनकम इफेक्ट होता है कि इनकम पे फर्क आने से क्वांटिटी डिमांडेड पे भी फर्क आता है। ठीक है, चेंजिंग टू ओन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी के चेंज होने से और इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आता है। विद द फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेस, यानी अगर प्राइस फॉल करेगा, यानी लेट्स से इनकम लेवल पहले 10,000 था, एक्सपेंडिचर क्या था आपका, लेट्स से एक्सपेंडिचर 8,000 था, 2,000 ही आपका सेविंग था, 2,000 आपकी इनकम कह सकते हैं। अब भी इनकम उतनी ही है, 10,000 ही लेके चलते हैं, लेकिन कमोडिटीज का प्राइस गिर गया,
प्राइस गिरने से क्या हुआ, पहले एक्सपेंडिचर 8,000 था, अब एक्सपेंडिचर आपका 4,000 हो गया, बैलेंस क्या बचा 6,000, यानी अब आपकी इनकम क्या है 6,000, यानी प्राइस कम होने से क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, सेविंग ज्यादा कर सकते हो, अब ज्यादा चीजें में अपनी इनकम बांट सकते हो। ठीक है, प्राइस कम होने से इनकम भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपैंड, इस कारण क्या होता है, कमोडिटी की डिमांड एक्सपैंड यानी बढ़ जाती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तब यूज होता है जब एक कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट सस्ता हो जाए तो वो उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, thus when own price of commodity X falls it becomes cheaper in the relation to commodity X, यानी दो commodities लेके चल रहे हो X और Y, X का प्राइस डिक्रीज हो गया, उससे क्या होगी, X की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डिमांड, क्योंकि अब सस्ता हो गया तो लोग उसे ज्यादा बाय करेंगे। ठीक है, accordingly X is substituted to Y, it is expansion of demand due to substitution effect। सब्स्टिट्यूट, आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट की वैल्यू कम हो गई, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण दूसरे प्रोडक्ट यानी आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी डिमांड पे बहुत असर डालता है। ठीक है, यानी साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, यानी कंज्यूमर के ग्रुप का साइज क्या है, आप कितना सर्वे लेके चल रहे हो या कितना ग्रुप लेके चल रहे हो। When price of a commodity falls, many more buyers can afford to buy it. Accordingly, demand for the commodity expands. अब हमने जैसे पीछे एग्जांपल ली थी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली। अब उसने कहा अब कमोडिटी का प्राइस गिरेगा, ठीक है, कमोडिटी सस्ती हो गई, तो जिन लोगों की इनकम लेवल कम थी अब वो भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण डिमांड इंक्रीज कर जाए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज डिफरेंट यूज। डिफरेंट यूज मीन्स उस कमोडिटी के अलग अलग यूजेस क्या हैं। अ गुड मे हैव सेवरल यूजेस, मिल्क फॉर एग्जांपल यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, चीज एंड बटर। If price of milk reduces, it will be put to different uses. Accordingly, demand for milk expands. कहते हैं different uses, ये भी एक चीज कंसेप्ट होता है जो डिमांड पे बहुत असर डालता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो कमोडिटी खरीदने जा रहे हो उसके बहुत सारे यूजेस हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिल्क की एग्जाम्पल लिया कि मिल्क से कर्ड बनता है, चीज बनता है, बटर बनता है। अब मिल्क का प्राइस फॉर एग्जाम्पल कम हो गया, मिल्क सस्ता हो गया, तो अब क्या होगा, अब उससे मिठाइयाँ भी बन सकती हैं, अब उससे और भी चीजें बन सकती हैं। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी, क्वांटिटी ज्यादा आएगी तो अब वेरिएशंस भी ज्यादा बन सकती। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ये 5 इफेक्ट्स आई होप क्लियर हुए कि यही 5 इफेक्ट्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि प्राइस गिरने से आखिर हमारी डिमांड बढ़ती क्यों है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा था हमारा इनकम इफेक्ट, तीसरा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फोर्थ वन वाज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड फिफ्थ वन वाज डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक हेल्प बॉक्स की तरह ले लो, ये एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है। ये एक्सप्लेन करता है कि जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। इट इज अ पॉजिटिव व्हेन इंक्रीज इन इनकम कॉजेस इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इट अकर्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। Income effect is negative when increase in income causes decrease in demand. It occurs in the case of inferior goods. हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है, हमने पिछले वीडियो में अपने नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स पढ़े हैं। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है वो जाके वो वीडियो देखो, आपको समझ आएगी कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स थे क्या। ठीक है, वो कह रहा है अगर इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़े तो वो होता है पॉजिटिव रिलेशन, और ये कंसेप्ट सिर्फ चलता है नॉर्मल गुड्स में। ठीक है, और अगर आपकी इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड कम हो जाए
तो क्या होता है, इनकम का आप पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, और ये होता है आपका इंफीरियर गुड्स के कंसेप्ट में, ठीक है। यानी नॉर्मल गुड्स के कंसेप्ट में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इंफीरियर गुड्स के कंसेप्ट में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, दैट मीन्स कहते हैं एक्सेप्शंस, ये तो मैंने 2 बार ही लिख दिया, तो मेरी गलती हो गई वो कह रहे हैं एक्सेप्शंस क्या होते हैं। अब एक्सेप्शंस के बीच में आपको फर्क पता होना, आपको मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए क्या होती है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है उसके हटके, यानी कुछ चीजें जो एक्सेप्ट होती हैं, यानी जो अजम्पशंस नहीं होती। अजम्पशंस है कुछ चीजें जो हम अज्यूम करते हैं, एक्सेप्शंस है जो अलग हैं, जो हम अज्यूम नहीं कर रहे वो है ही अलग, ठीक है। एक्सेप्शंस और अजम्पशंस में बहुत फर्क होता है। अजम्पशंस मीन्स हम अज्यूम कर रहे हैं, एक्सेप्शंस मीन्स ये है ही एक्सेप्ट है, ये अलग है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड हैव सम एक्सेप्शंस एज वेल, लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देयर आर सम कमोडिटीज हुज डिमांड एक्सपेंस व्हेन देयर प्राइस राइजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन देयर प्राइस फॉल्स। कहते ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जिनका जब प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस फॉल करे तो डिमांड कम होती है, ठीक है। इन सच सिचुएशन द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस सिचुएशन में जो डिमांड कर्व होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस डिमांड कर्व के पड़ते हैं। पहले तो कंसेप्ट ये दिमाग में चल रहा है, ऐसी कौन सी गुड्स होती हैं जिनमें जब प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस कम हो तो डिमांड कम होगी, ये कौन से गुड्स होते हैं, देखते हैं। पहला जो कंसेप्ट जो हम देखते हैं एक्सेप्शंस, पहला आता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होता क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबलन, certain goods are articles of social distinctions. These goods are demanded only because their prices are very high. If their price falls, they will no longer be considered as articles of distinctions and their demand will shrink. कहते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब है कुछ ऐसी यूनिक चीजें मार्केट में होती हैं, ऐसे जैसे हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव चीजें, एक्सक्लूसिव यूनिक चीजें जिनका प्राइसेस बहुत हाई होता है। अब उन एक्सक्लूसिव चीजों का अगर प्राइस हाई है तो लोग डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली रिच सेक्शन डिमांड करेगा क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है ना। अब अगर उसका प्राइस लो हो गया, प्राइस कम होने से क्या हुआ, अब तो उस अगर प्राइस कम होगा यानी उसकी बहुत सारी चीप कॉपीज बननी शुरू हो जाएंगी और हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, जिससे क्या होगा, जिसके कारण जो सेक्शन उसे पहले डिमांड कर रहा था वो अब उसे डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि अब उसकी चीप कॉपीज भी बननी शुरू हो जाएगी, उसका प्राइसेस डिक्रीज हो गए, जिस कारण क्या हुआ, कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो गई। प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो गई। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है रिच सेक्शन को बहुत एंटीक यूनिक चीजों का शौक है। लेट्स सपोज एक पेंटिंग है, ठीक है, एक पेंटिंग है जिसकी कॉस्ट है लेट्स से 1,50,000, ठीक है, और रिच सेक्शन इसको काफी डिमांड कर रहा था क्योंकि ये एक्सक्लूसिव, सिर्फ इसका एक ही पीस था, एक्सक्लूसिव है ये और बहुत ही सुंदर है, ये 1,50,000 की है, तो रिच सेक्शन इसको डिमांड कर रहा था। प्राइस क्योंकि बहुत हाई है, सारे रिच सेक्शन डिमांड कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है रिच सेक्शन को एक्सक्लूसिव और ऐसी चीजें रखने का बहुत शौक होता है। उन्होंने रखी, ठीक है, उन्होंने डिमांड की, प्राइस बहुत ज्यादा था, सारे रिच सेक्शन ने डिमांड की, इसका डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसी पेंटिंग का प्राइस गिर गया, लेट्स सपोज 1,50,000 से हो गया सिर्फ 50,000। अब 50,000 होने से क्या हुआ, रिच सेक्शन से जो नीचे थोड़ा सेक्शन था वो भी अब इसे अफोर्ड कर सकता है। वो भी अफोर्ड करने से क्या हुआ, इस पेंटिंग की बहुत सारी कॉपीज बननी शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉपी थी, अभी ये 10-15 कॉपीज बननी शुरू हो, लेकिन प्राइस लो हुआ, मिडल सेक्शन के पास है। अब मिडल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो पहले अपनी नेसेसिटीज पूरी करता है, फिर अपनी लग्जरी की तरफ जाता है,
ठीक है ना। तो पेंटिंग्स 50,000 की, ऑब्वियसली मिडिल सेक्शन पहले यही सोचेगा कि इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, पहले वो अपनी नेसेसिटीज पूरी करेगा फिर इसकी तरफ आएगा, उसके लिए लग्जरी होगी या वेस्ट भी कह सकते हैं, जिसके कारण इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जिस कारण आप देख सकते हैं क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, क्योंकि जो सेक्शन उसे अफोर्ड कर रहा था, पहले ले रहा था, अब वो भी उसे बाय नहीं कर रहा, जिसके कारण प्राइस डिक्रीज तो डिमांड भी डिक्रीज। ये कंसेप्ट यूज होता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स जो बिल्कुल यूनिक है, अलग है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, thus these goods defy the law of demand. Precious diamonds and vintage cars may be cited as example. उसने कहा हम डायमंड्स या विंटेज कार्स के एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। आपको पता है डायमंड, सॉलिटर्स, कैरेट्स में बहुत अलग अलग वेरिएशंस होती हैं, और जितना महंगा डायमंड होगा उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड उस टाइम पे होती है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा यूनिक और सुंदर लगता है। जितनी ज़्यादा कमोडिटी सस्ती होती जाएगी, हर कोई अफोर्ड करना शुरू हो जाएगा, तो वो बहुत कॉमन हो जाएगी, और कई लोग तो उसे खरीदेंगे भी नहीं ये सोच के कि ये वेस्ट है, जिससे क्या होगी, उसकी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जैसे विंटेज कार की एग्जांपल ले लो। क्या आप मुझे बताओ, मिडिल क्लास सेक्शन विंटेज कार नेसेसिटीज छोड़ के प्रायोरिटाइज कभी करेगा? द आंसर इज नेवर। मिडिल सेक्शन हमेशा अपनी नेसेसिटीज प्रायोरिटाइज करेगा, फिर लग्जरी की तरफ जाएगा। ठीक है ना। विंटेज कार जब बहुत महंगी थी, बहुत महंगी होने का मतलब बहुत यूनिक आइटम है, बहुत महंगी जब थी तो रिच सेक्शन उसके लिए बिड कर रहा था, लड़ रहा था कि वी वांट दैट। ठीक है, जिस कारण उसकी डिमांड भी बड़ी हुई थी। ये सस्ती हुई, विंटेज कार सस्ती हुई, तो रिच सेक्शन साइड अब नहीं चाहिए, दैट इज नॉट एक्सक्लूसिव एनी मोर, इट इज नॉट यूनिक एनी मोर, तो उन्होंने वो डिमांड करनी बंद कर दी। और अपना इंडिविजुअल सेक्शन, या हम कह सकते हैं अपना मिडिल क्लास सेक्शन, वो तो ऑलरेडी अपनी नेसेसिटीज पूरी कर रहा है, तो वो तो ये वैसे भी बाय नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड भी डिक्रीज कर गया। ठीक है, नेक्स्ट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं गिफन गुड्स में। गिफन गुड्स क्या होते हैं? गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स showing a very high negative income effect. As a result, when price of such commodities falls, their demand also falls. Even when they happen to be relatively cheaper than other goods, this is popularly known as Giffen paradox. गिफन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, गिफन गुड्स सबसे बड़े नेगेटिव इफेक्ट गुड्स होते हैं, उन पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। उनका प्राइस जितना ज्यादा डिक्रीज होगा, उनकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, लोग उसे उतना ही कम प्रेफर करेंगे। ठीक है, गिफन गुड्स की एग्जांपल आपको मैं दूं, जैसे कि राइस, लोएस्ट क्वालिटी राइस, जो सबसे लो क्वालिटी का चावल होगा, सबसे लो, जिसका फॉर एग्जाम्पल पहले प्राइस था ₹40, लोग डिमांड कर रहे थे, लेट्स सपोज 10 यूनिट्स डिमांड की जा रही थी, अब उसका डिमांड हो गया ₹20, यानी इसका प्राइस गिर गया। और वैसे भी गिफन गुड्स है, प्राइस गिरा तो लोगों ने कहा वैसे ही ये डी ग्रेड, लास्ट ग्रेड राइस है, और प्राइस गिर गया यानी इसमें और चीजें खराब हो गई, अब तो बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे, जिस कारण लोगों ने ये बिल्कुल बाय करना बंद कर दिया और इसकी डिमांड गिर गई 5 यूनिट्स में। ठीक है, गिफन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्राइस गिरने से उनकी क्वांटिटी भी गिरती ही है। ठीक है, इन पे इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव होता है, इन पे इनकम इफेक्ट टोटल नेगेटिव होता है। ठीक है, आई होप क्लियर है व्हाट इज गिफन गुड्स, जिस कारण इसको हम गिफन पैराडॉक्स भी कहते हैं। गिफन पैराडॉक्स का मतलब है, गिफन की ये एक मानी जाती है कि एक थ्योरी है, गिफन पैराडॉक्स है, दैट मीन्स कि जितनी ज्यादा वो सस्ती होगी उतना ज्यादा उसकी डिमांड गिरेगी। ठीक है, थर्ड वन इज इररेशनल जजमेंट, यानी इररेशनल जजमेंट देना, और जजमेंट पास करना तो हर किसी का फेवरेट काम है, जजमेंट्स बनाना तो सबसे इजी काम है। अब इररेशनल जजमेंट्स होना कैसे इफेक्ट करती है वो देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस।
कहते लॉ ऑफ डिमांड तब भी फेल होता है जब एक कंज्यूमर एक चीज की, एक कमोडिटी की डिमांड या कह सकते हैं कमोडिटी की क्वालिटी डिफाइन करता है उसके प्राइस। यानी फॉर एग्जांपल ये आपको पता है, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई चीज की प्राइस बहुत हाई होगी, स्टार्टिंग में अगर प्राइस बहुत हाई होगी हमारे दिमाग में ऑब्वियसली ये चीज आती है, अच्छा इतनी महंगी है दैट मीन चीज अच्छी होगी, चीज में कुछ तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये हमारी बेसिक नेचर है, ये हमारी जजमेंट्स है ना। टू बी वेरी फ्रैंक हर कोई ये करता है कि जितनी महंगी चीज मतलब उसमें कुछ तो बहुत अच्छा होगा, दैट मीन्स वो वर्थ होगी, कुछ तो अच्छा होगा। ठीक है ना, ये भी गलत होती है। इट इज एन इरेशनल जजमेंट, ये इरेशनल जजमेंट होती है। Perhaps it is owing to a huge price difference between organic and non-organic products in the market. That richer section of the society consider organic product as of very high quality. इसी कारण क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक चीजों में भी बहुत फर्क आ रहा है, क्योंकि रिचर सेक्शन ऑर्गेनिक चीजें, वर्ड ऑर्गेनिक जब से ये आया है बहुत लोग ऑर्गेनिक चीजें दैट मीन्स बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है, इसीलिए रिचर सेक्शन बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक स्टफ की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट बनी हुई है कि ऑर्गेनिक स्टफ मीन्स बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी में बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू नॉन ऑर्गेनिक स्टफ। ठीक है, अकॉर्डिंगली quantity demanded of these products has tendency to rise even when their prices are extremely high. कहते हैं इसी कारण जब हमने किसी चीज की जजमेंट बना ली हो ना दिमाग में, और अगर उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो भी हम वो चीज खरीदेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में जजमेंट है कि वो चीज बहुत अच्छी है, वही बेस्ट है। फिर चाहे वो चीज का प्राइस जितना मर्जी हाई हो जाए हम वो चीज जरूर बाय करेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं जो डिमांड की एक्सेप्शंस होती हैं, जिसके कारण डिमांड कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, देखते हैं डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कैसे होता है। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में हमेशा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्वांटिटी डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग होने के कारण ये कंसेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट हमेशा नेगेटिव हो जाता है, हमेशा फेल हो जाता है। ठीक है, व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स द डिमांड कर्व स्लोप्स नॉट स्लोप्स डाउनवर्ड, इंस्टेड इट स्लोप्स अपवर्ड। जब लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है तो उस कारण जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की जगह अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है, एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी। ठीक है, जब प्राइस P1 पे था तो क्वांटिटी Q1 पे थी। ठीक है, फिर जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या हुई, वो भी इंक्रीज हो गई। इस कारण क्या हुआ, इस कारण हमारी डिमांड कर्व देखो दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व ऊपर की तरफ स्लोप हो रही है। ठीक है, when price increase from OP to OP2, demand extends from OQ1 to OQ2. Conversely, when price decreases from OP2 to OP1, demand shrinks from OQ2 to OQ1. As already stated, positive relationship between demand and price of the commodity established in case of given goods, or when goods are demanded simple because of their high prices, or when consumer judge the quality of a commodity by its price. कहता आप देख सकते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ा क्वांटिटी भी बढ़ी, प्राइस कम हुआ क्वांटिटी भी कम हो गई। ये किस कंसेप्ट में ये सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन आती है गिवन गुड्स में या जजमेंटल्स जब बनाए हों। ये वही केसेस होते हैं जिनमें ये लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, हमारी डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होती है। जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे हमारा फेल हो गया है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होने के कारण जो डिमांड कर्व होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है, यानी जहां पे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप, वहां पे डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड वहां पे फेल हुआ है। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूं कि ये क्या है। ठीक है,
आज बस इतना ही करते हैं क्योंकि आज हमने कुछ मेजर चीजें पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना पढ़ेंगे व्हाट इज चेंज इन क्वालिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में और चेंज इन डिमांड में फर्क क्या होता है, ये होते क्या। ठीक है, डिमांड कर्व के शिफ्ट्स भी पढ़ेंगे, जैसे बजट लाइन के भी शिफ्ट पढ़े थे, पीपीसी के भी पढ़े थे, वैसे डिमांड कर्व के भी अब हम शिफ्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज हमने जितना किया बस उतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, थोड़े बीच के, थोड़े, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई ट्राई टू सॉल्व दैम जल्दी से जल्दी। आई ट्राई टू सॉल्व दैम एज सून एज आई कैन। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।